अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों की सुबह जो है वो अच्छी गुजर रही है। मेरी सुबह भी अच्छी गुजर रही है। आज बाय द वे कराची में क्या हुआ है, मौसम ऐसा था, इट वाज थोड़े दिनों से सर्दी चल रही थी, बट ठीक है, इतनी ज़्यादा कोई क्रेजी सर्दी नहीं थी, बट हुडी और स्वेटशर्ट और उस टाइप का तो सीन था। बट कल रात येस्टरडे वाज माय डॉटर्स बर्थडे, सलीना की कल बर्थडे थी, तो कल रात मेरा भाई और मेरी भाभी जब घर से निकल रहे थे, काफ़ी लेट था, आई थिंक इट वाज 11:30 और सो, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग, मैंने बच्चे को उसका बेबी जो है मेरी नीस, उसको मैंने बहुत सारे कंबल शंबल में लपेटा, मैंने दरवाज़ा खोला, मैं घर से बाहर गई, आई वाज लाइक व्हाट, ऐसी तो कोई सर्दी नहीं है, सर्दी ही नहीं थी ऑल टुगेदर। फिर आज सुबह भी मैंने अपने तरफ से बहुत अक्लमंदी करके स्वेट शर्ट पहनी, और जब मैं अपने घर से बाहर निकली, इट्स एक्चुअली कोल्डर इनसाइड होम्स, जब बाहर निकली तो गर्मी, एंड आई वाज लाइक ओके, अब तो ये कुछ सीन ऑफ है। तो फिर मैंने अपने ये वेदर ऐप जब खोला तो पता चला कि इस वक्त सुबह 7:30 बजे का टाइम पे बेसिकली 21 डिग्री चल रहा है, और इट्स गोइंग टू टुडे क्लाइम अप टू 28 बाय 1 o'clock इन द आफ्टरनून। दोपहर के 1 बजे तक 28 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा कराची में। उसके बरक्स ऑब्वियसली इस्लामाबाद में जो लोज चल रहे हैं वो सिंगल डिजिट्स में हैं, 8-9 टाइप के, और जो मैक्सिमम जा रहा है टेम्परेचर वो 16, 17, 18 जा रहा है। तो आई वाज लाइक ये तो काफ़ी वो हुआ, बट खैर एनीवेज कराची में जो है सर्दियाँ, उसका मुझे लग रहा है कि कुछ तमाम सी हो गई हैं। हालांकि सुनने में आया था, उड़ती उड़ती मैंने सुनी थी कि अभी एक और स्पेल है सर्दी का जो कि आएगा, लेट्स सी वो कब आता है और किस शिद्दत का होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो सब जानेंगे। आज का बाय द वे जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। विंटर हेयर ट्रेंड्स के बारे में हम बातचीत करेंगे लेटर ऑन इन द शो। हमारे पास एक्सपर्ट भी होंगी, मॉडल भी होंगी, वो सारी गुफ्तगू होगी। बट फ़िलहाल मेरे पास हमेशा की तरह कुछ आप लोगों के लिए टॉप स्टोरीज़ हैं, तो चलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो कोरोना की वजह से मुल्क के हालात जो हैं वो काफ़ी ऑफ होते जा रहे हैं, और इसी के साथ की मतलब बेसिकली अब आने थी, ये तो हमें पता था, बिकॉज जिस तरह पॉजिटिविटी रेशो बढ़ रहा था तो दिस वाज एक्सपेक्टेड। एनसीओसी ने बेसिकली इंडोर वेडिंग्स को बैन कर दिया गया है उन शहरों में जहाँ पर 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट चल रहा है कोविड का। ऑब्वियसली इसके अंदर जो सर फहरिस्त शहर है वो हमारा शहर कराची है, बट बेसिकली ना इंडोर डाइनिंग होगी, ना शादियां होंगी। स्कूल के अंदर भी कोविड के SOPs जो हैं वो रिवाइज़ कर दिए गए हैं। स्कूल्स के अंदर 50% अटेंडेंस है उन बच्चों की जिनकी उम्र 12 साल से कम है, और 100% है उन बच्चों की जो कि फुली वैक्सीनेटेड हैं अबव द एज ऑफ 12। कंपल्सरी है सारे स्टूडेंट्स के लिए पूरे पाकिस्तान में, स्कूल अगर अटेंड करना चाहते हैं तो 1 फरवरी से पहले उनको कोविड वैक्सीनेशन लग गई हो। ये बड़ा वैसे अच्छा तरीका है गवर्नमेंट का। आई फील लाइक इनको ये बाकी की वैक्सीनेशंस के साथ भी करना चाहिए। 300 से ज़्यादा मेहमान आउटडोर गैदरिंग के अंदर आप नहीं बुला सकते। बैन हो जाएंगी डाइनिंग इंडोर 24 जनवरी से, और कब खुलेगी इसके ऊपर अभी तक कोई जिक्र नहीं है। ऑब्वियसली ये सारी की सारी पब्लिक जितनी भी स्पेसेस हैं उस सब के अंदर 70% कैपेसिटी, 80% कैपेसिटी, इस टाइप का सीन है। ऑब्वियसली जो शहर हैं, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहती हूँ, एक एक शहर लेकर जाना चाहती हूँ। वो बेसिकली ये है कि इस्लामाबाद के अंदर वेंसडे से 9 वेंसडे को हुआ था कि 9 गवर्नमेंट के स्कूल जो थे वो सील कर दिए गए थे क्योंकि 21 कोरोना के केसेस निकले थे, विच इज़ वेरी वेरी स्केरी। और पंजाब के अंदर अब ये बोला गया है कि ऑब्वियसली 1 फरवरी से पहले जितने भी बच्चे हैं, ये जो मैंने भी आपको SOPs बताए हैं ये अक्रॉस द बोर्ड सारे के सारे उसके अंदर है। पंजाब में भी इसी तरह है कि 6 स्टैंडर्ड से अंडरनीथ बच्चे जो हैं वो 50% कैपेसिटी पे स्कूल अटेंड कर सकते हैं। हाउएवर 6 स्टैंडर्ड से ऊपर के सारे बच्चे 100% पे आ सकते हैं। इसकी वजह ये है कि वी आर अज्यूमिंग कि वो सारे के सारे वैक्सीनेटेड हों। बलूचिस्तान में इस वक्त सर्दियों की छुट्टियाँ वैसे ही चल रही हैं, मगर ये जो बेसिकली क्वेटा, किला अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग, मस्तुंग, पिशन, कलात, चगी,
नोशकी, बरकान, डेरा बुख्ती, वशूक और खरान, यहाँ पर स्कूल खुलेंगे मार्च के अंदर, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली विंटर हॉलीडेज़ हैं, उनकी विंटर हॉलीडेज़ लंबी होती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी बेसिकली एक प्रोविंशियल अभी बैठेगी हेल्थ मिनिस्ट्री, उनकी जो लोकल गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की, वो बाकी की जो फाइन ट्यूनिंग होती है उसकी अनाउंसमेंट करेंगे। सिंध के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली यही हो रहा है, और इस वक्त बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन के ऊपर फोकस है। फ़िलहाल मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, थोड़ी सी और बातचीत करेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हम लोग बात ऑब्वियसली कर रहे हैं कि सर्दियों से रिलेटेड आजकल हम लोग बातें कर रहे हैं, बट नेकी करने का कभी भी कोई सीज़न नहीं होता, सर्दी गर्मी इट्स ऑल ईयर राउंड। मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ अपने अगले मेहमान से, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप के ज़रिए फ़रहान अहमद साहब। ये फ़ाउंडर हैं और वॉलंटियर CEO हैं पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। फ़रहान साहब के बारे में मैं छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान चिल्ड्रंस फाउंडेशन 2013 के अंदर स्टार्ट हुआ, और एक पर्सनल ट्रेजेडी थी जो कि हुई। फ़रहान साहब लॉस्ट हिज यंगेस्ट चाइल्ड थ्रू हार्ट डिज़ीज़। फ़रहान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप फलाई काम करते हैं विया CHD। आप नाज़रीन को ये बताएं कि CHD है क्या? जी बहुत शुक्रिया। CHD आमतौर पर कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, लेकिन जो आम फहम में लोग इसको समझते हैं वो ऐसे बच्चे जो दिल के आर्जे के साथ पैदा होते हैं, और ज़्यादा इसको अगर आसान कर लें तो दिल के सुराख यूजुअली कॉमन समझा जाता है, या ब्लू बेबीज़। आप देखें जो बच्चा पैदा होता है अगर उसका कलर थोड़ा सा ब्लू होगा तो मोस्ट लाइकली उसको कोई हार्ट का प्रॉब्लम होगा। आई सी। मुझे ये बताएं कि आपका जो फाउंडेशन है पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन, ये कितने साल के बच्चों की मदद करता है? आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारा जज्बा है, आपका पर्सनल स्टेक भी है ऑब्वियसली बिकॉज दिस ट्रेजेडी हैज़ अफेक्टेड यू पर्सनली। तो कितना ज़्यादा आप कितने सारे बच्चे पाकिस्तान में पैदा होते हैं इस बीमारी के साथ, CHD के साथ, और फिर आप लोग कितनी बच्चों की मदद करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। एक तो 1 आउट ऑफ एवरी 100 चाइल्ड, यानी 100 में से एक बच्चा ना ये मर्ज लेकर सारी दुनिया में कहीं पर भी ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की एक वो है कि 100 में से एक बच्चा ये मर्ज लेकर पैदा होगा ही होगा। पाकिस्तान की अगर हम यही शरह रखें, हालांकि यूजुअली सुनने में ये आया कि ये ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तान में मदर की न्यूट्रिशन का ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता, लो इनकम कंट्री हैं हम लोग, लेकिन मुहतात अंदाजे के मुताबिक सालाना 60,000 बच्चा पाकिस्तान में ये दिल के आर्जे के साथ पैदा होता है। दूसरा आपका सवाल का एंगल ये था कि कब से हमने ये काम शुरू किया, तो 2012 में अल्हम्दुलिल्लाह जी पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन का आगाज़ रखा। SCCP से उसको रजिस्टर कराया, टॉप 4 ऑडिट फर्म में से एक हमारे ऑडिट फर्म है, तो इसको एक इदारे की शक्ल दी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक अल्लाह की मेहरबानी से हम लोग को 2700 से ज़्यादा बच्चों की हार्ट सर्जरी को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में स्पॉन्सर कर चुके हैं। एक बच्चे की हार्ट सर्जरी पर तकरीबन कोई 4.5 से 6.5 लाख रुपए का खर्चा आता है, तो तकरीबन कोई 1 अरब रुपया इकट्ठा होकर अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों की हार्ट की सर्जरी पर लग चुका है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि क्या ये जो सर्जरी होती है, बिकॉज यू सी पेरेंट्स, कोई भी माँ बाप अगर आप उसको बोलें कितने छोटे से बच्चे का, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट अ न्यू बॉर्न शीख्वा बच्चा जो होता है, अगर आप उसको बोलें कि माँ बाप को बोलें कि सर्जरी ही इसकी जान बचाने का इलाज है, तो कितनी दफ़ा आपको नज़र आता है कि रिलक्टेंस होती है कि नहीं हम ये इलाज नहीं कराना चाहते, या दे आर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। इट्स स्कैरी ऑब्वियसली। ये बहुत अच्छा आपने सवाल रेज किया। मैं हकीकत बताऊं तो ये एक टैबू है जिससे हमें एज ए सोसाइटी निकलना पड़ेगा। स्पेशली वो बच्चियां जो छोटी होती हैं उनके वालिदैन का ये जहन बन जाता है कि खुदा न खास्ता अगर किसी बच्ची का हार्ट का स्कार बन जाएगा, बिकॉज सर्जरी के बाद ना निशान रह जाते हैं,
तो ये जनरल परसेप्शन है। पहला तो ये समझते हैं कि भाई बच्चे की हार्ट की सर्जरी नहीं हो सकती, छोटा सा दिल है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे ने पाकिस्तान में 3 दिन के बच्चे को भी ऑपरेट करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। दूसरा एंगल इसका ये है कि हरगिज़ कोई ऐसा मसला नहीं है, वो बच्चा एक दफ़ा या बच्ची उसकी हार्ट की सर्जरी हो जाए तो वो बच्चा या बच्ची दे आर गुड टू गो फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ एज फार एज ये पैदाइशी हार्ट का मसला कंसर्न। तो इससे हमें निकलने की ज़रूरत है जी। खुदा न खास्ता ऐसा कहीं नहीं है कि वो बच्ची जिसका हार्ट की सर्जरी हुई है वो माँ नहीं बन सकती। और ये हमारी सोसाइटी को भी इसका एहसास करना चाहिए कि भाई वो भी एक नॉर्मल लोग हैं, वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। दे आर लाइक नॉर्मल पीपल, जैसे मैं और आप हैं, वो भी वैसे ही नॉर्मल लोग होते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि अगर कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ को अनट्रीटेड रखा जाए, बिकॉज आई एम श्योर कि या तो डायग्नोस नहीं होता बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीज़न, या अगर डायग्नोस हो जाता है तो मीन्स नहीं होते, तो उससे बच्चे की ज़िंदगी के ऊपर क्या असर होता है? जी, ये ना बहुत बड़ा चैलेंज है कि पहले तो डायग्नोसिस का मैं थोड़ा प्रोसेस बता दूं आपको। अभी टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि वाइल मदर इज प्रेग्नेंट तो बच्चे की फीटल एको हो सकती है। अगर जो गायनोकोलॉजिस्ट है उसको थोड़ा शक हो कि भाई ये बच्चे की हार्ट बीट में कोई चैलेंज है, तो वो ऐसे कंजेनिटल हार्ट डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर्स को, कार्डियोलॉजिस्ट को रेफर कर सकते हैं। तो ये तो पहला स्टेप है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ बहुत कम फैसिलिटीज़ हैं ओवरऑल, क्योंकि पूरे मुल्क में सिर्फ कोई 35 से 40 कार्डियोलॉजिस्ट हैं बच्चों के, सिर्फ 8 से 12 बच्चों के हार्ट के सर्जन हैं, तो देयर इज़ ए ह्यूज डेफिसिट। तो पहला तो स्टेप है कि भाई डायग्नोस हो सके। अच्छा, दूसरा आपका सवाल का ये था कि अगर लेट डायग्नोस हो तो उसका क्या है। तो खुदा न खास्ता लेट डायग्नोसिस से बच्चे में फर्दर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ट्रीटेबल हैं, जिस तरह एक दिल में सुराख था, अगर वो टाइम पर क्योर नहीं हुआ तो खुदा न खास्ता वही दिल का सुराख टेट्रोलॉजी फेलो और मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन में डेवलप हो जाएगा। तो अशद ज़रूरत है टाइम पर बच्चे का डायग्नोस हो जाए, फिर उसको सेंटर में रेफ़र किया जाए, फिर उसकी एंजियोग्राफी के थ्रू या सर्जरी के थ्रू उसके हार्ट का सुराख टाइम पर बंद कर दिया जाए। सही, थैंक यू सो मच। ये तो काफ़ी सारी मुझे आपने इन्फॉर्मेशन दी। आप मुझे अभी आपने ये बताया कि आप लोग अब तक आपका फाउंडेशन 1 अरब तक खर्च कर चुके हैं बच्चों की सर्जरी के ऊपर। ये पैसे ये कहाँ से आए और किस तरह ये फ़ंड्स आपने इकट्ठे किए? इसके 2 एंगल हैं जी। एक तो हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास करम एहसान है कि हमें नहीं पता कहाँ से आए हैं। हकीकत में हमें कभी ऐसे नहीं हुआ कि हमें बच्चों की हार्ट की लाइनें लगी हुई हों और पैसों की वजह से काम रुका हुआ। ये हमारे अल्लाह का एहसान है। जो प्रैक्टिकल अगर मैं एंगल बताऊं तो हमने पहले दिन से ना ट्रांसपेरेंसी पर बहुत फोकस रखा। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि टॉप 4 ऑडिट फर्म में से एक हमारे ऑडिट फर्म है, SCCP से रजिस्टर्ड हैं। मैं सारे डायरेक्टर एज वॉलंटियर काम करते हैं। हम लोगों ने फोकस ये किया कि भाई जो भी पैसा आ रहा है ना वो रिलीजियसली कंप्लाइंट हो, तो ज़कात को ज़कात के मुस्तहिक पर लगाना। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान एक ऐसी ज़बरदस्त अल्लाह ने नेशन दी है कि लोग देते हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कहीं पता चल जाए भाई ज़रूरत है और इस बच्चे की हार्ट की ज़रूरत है, सर्जरी की ज़रूरत है, तो वो लोग दिल खोल कर देते हैं। हमारे इदारे में ये होता है कि किस बच्चे पर किस डोनर का पैसा लगा, इसकी पूरी रिपोर्ट डोनर तक पहुंच जाती है। उससे ज़रा थोड़ी सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है, भाई ये बच्चा था, पहले आना चलना मुश्किल था इसके लिए, आज ये माशाल्लाह अपनी फैमिली के साथ दौड़ रहा है, नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है, तो people feel so motivated। तो माशाल्लाह। And I hope we can continue to motivate people further। हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, फरहान साहब के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ फरहान अहमद स्काइप के ज़रिए मौजूद हैं। ये फाउंडर हैं और वॉलंटियर CEO हैं पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन के। स्काइप के ज़रिए हमसे बातचीत कर रहे हैं।
हमने ये बात तो कर ली फरहान साहब के ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ वाकई में एक बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क में। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप बार बार कहते हैं कि आप बच्चों की जो हार्ट सर्जरी है इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो फिर आप किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं? जी, बेसिकली जब बच्चे की हार्ट की सर्जरी होती है ना जी, उसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। तो हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब भी कभी डोनर पैसे देता है ना, तो वो बेसिकली हार्ट की सर्जरी पर नहीं सिंपली लग रहे, उससे एक ख़ानदान की पूरी फ्यूचर तब्दील हो रहा है। वो बच्चा जो बेचारा जिसके लिए चलना मुश्किल था, पढ़ना मुश्किल था, अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा हार्ट सर्जरी होगी तो वो नॉर्मल हो गया। नॉर्मल बनने के बाद वो इंशाल्लाह इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, फौज में जाएगा, मीडिया में जाएगा, इंशाल्लाह वो भी इस सोसाइटी को रिटर्न करेगा। एब्सोल्युटली। सर मुझे ये बताएं कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ऑब्वियसली वी नीड दिस, बट मुझे बताएं कि हमने ये सुना है कि आपका इदारा जो है एक हस्पताल बना रहा है। इस हस्पताल के इस वक्त किस स्टेटस पे है? क्या इसका तामीर शुरू हो गई है या अभी तक प्लानिंग स्टेज में है? जी, हमारा जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि शुरू में जी हमारा मेन फोकस रहा कि हम क्रेडिबिलिटी बनाएं, लोगों को पता चले, आवाज़ उठाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब एटलीस्ट लोगों को ये आइडिया हो गया कि पाकिस्तान में इस काम पर कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत है। यानी हार्ट की सर्जरी सिर्फ पड़ोस के मुल्क में नहीं होती, हमारे मुल्क में भी होती है और यहाँ की कैपेसिटी भी बढ़ सकती है। इसके लिए जी हमने जब इसका इंसेप्शन रखा तो पहला फोकस था बच्चों की हार्ट की सर्जरी करवाएं, और उसी वक्त हमारा प्लान था कि इंशाल्लाह हम एक बच्चों का मखसूस हार्ट का, सर्जरी का और कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल बनाएंगे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने लास्ट ईयर सितंबर से अल्लाह की मेहरबानी से हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में हमें जगह डोनेट की है 90 लीज पर। हमने उसकी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया है। अल्लाह की मेहरबानी से हमारा जो पहला हदफ है वो है अक्टूबर तक इसके ग्रे स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना, जिसमें तकरीबन 43 करोड़ का खर्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बेसमेंट है वो सेकंड बेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है, उसका छत डल गया है, उसमें से हाफ पोर्शन आज बाकी का एक्सकैवेशन हो रहा है। तो इंशाल्लाह आप देख सकते हैं जब भी, मैं तो आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से ये कहूँगा कि ज़रूर लोग जो लाहौर बेस हैं आएँ, देखें, हमारा काम देखें। और अब अशद ज़रूरत है ताकि हम एक ऐसा इदारा बना लें जहाँ से कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, रिसर्च के दरवाजे खुल सकें। और जो चैलेंज है कि हमारे पास सिर्फ 10 से 12 सर्जन हैं, इंशाल्लाह अगले 4-5 सालों में ये डबल हो सकें। यही मेरा अगला सवाल भी यही था कि अभी आपने पहले भी जिक्र किया, अभी आपने जिक्र करा कि 10 से 12 सर्जन हैं और एक पूरा हॉस्पिटल तामीर हो रहा है। डू यू थिंक कि इससे अट्रैक्ट होंगे और कार्डियोलॉजी के जो सर्जन्स हैं टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर स्पेशलिटी? जी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ना ये वाला सेक्टर डेवलप नहीं हो सका। तो हमने क्या किया, 2012 से ना कोशिश की कि पाकिस्तान से बाहर जितने भी पाकिस्तानी ओरिजिन के डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, अलाइड हेल्थ है, जो इस मामले में कहीं न कहीं किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे हमने कोलैबोरेट किया। अब हमारी ऑलरेडी एक प्रोग्राम बॉस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल यूएसए का हम लोगों ने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का जो हमारा एक सेंटर चल रहा है वहाँ पर ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया है। इसी तरह सिद्रा के डॉक्टर जो कतर में है वो हमारे साथ कोलैबोरेशन में है। तो इंशाल्लाह जैसे ये हॉस्पिटल बन जाएगा तो हमें कैपेसिटी बिल्डिंग में बाहर से लोगों को यहाँ लाना और यहाँ के लोगों को बाहर लेकर जाना, इंशाल्लाह ऑलरेडी इसका एक पूरा निज़ाम तैयार हो चुका है। जी ज़बरदस्त। सर मुझे ये बताएं कि हॉस्पिटल की कंप्लीशन के लिए आपने कितना क्या टाइम फ्रेम रखा हुआ है? जी, हमारा जो पहला ग्रे स्ट्रक्चर का हदफ है वो है 43 करोड़ का, और वो इंशाल्लाह अक्टूबर में अल्लाह ने चाहा तो कंप्लीट हो जाएगा। एक चैलेंज ज़रूर है जी हमारे, आपको पता है कि पाकिस्तान में लोग ज़्यादातर पैसे पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। तो मैं आपके इदारे के तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी इस बात को सुन रहे हैं, भाई जितना भी हो सके, जो आपको अल्लाह तौफीक दें, हमें हेल्प करें ताकि हम इदारा खड़ा कर सकें, हॉस्पिटल बना सकें। हॉस्पिटल ऐसा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो सारे केसेस जो अभी पाकिस्तान में किसी वजह से नहीं हो पा रहे, वो इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से हों, और यहाँ से डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ तैयार होकर पाकिस्तान के बाकी शहरों में इंशाल्लाह सर्व करे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट होगी जी आपके इदारे की तवज्जुह से कि अस्पताल बनाने में हमारी मदद करें।
ग्रे स्ट्रक्चर हमारा अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा, अनदर 6 मंथ्स में इंशाल्लाह हमारी फिनिशिंग हो जाएगी। तो अल्लाह ने चाहा तो हमारा कोशिश तो ये है कि 23-24 में इंशाल्लाह इसको ऑपरेशनल कर लें जी, अगर फंडिंग टाइम पर आ जाती है तो। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान साहब, आपका बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करने का। और आपको यू नो आई डोंट नो बट मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से यू नो वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आप ये इतना अच्छा और नेक काम कर रहे हैं। मैं भी अपने नाज़रीन से एग्जैक्टली यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन को दिल खोल के जो आपकी यू नो आप अफोर्ड कर सकते हैं वो फंडिंग ज़रूर दें, ताकि ये एक नेक काम जो होने जा रहा है ये जल्द अज जल्द तकमील की तरफ जाए। इसी के साथ नाज़रीन मुझे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे। आज हम बात करेंगे विंटर हेयर ट्रेंड्स के बारे में अपने एक्सपर्ट्स के साथ, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ सेट के ऊपर मौजूद हैं, उनसे मिलवाना चाहती हूँ, मगर पहले मिलवाने से चलते हैं व्हाट्स इन व्हाट्स आउट की तरफ। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मिस्का मानूर, ये CEO हैं मिस्का स्टूडियो की, हेयर ड्रेसर भी हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? मैं बहुत सही हूँ, आपको मिलके और भी ज़्यादा सही हूँ। हालांकि हम अभी मिले थे लाइक 5 दिन पहले, लिटरली है ना, बट इट्स लवली टू बी हियर, है ना। मैं ऑलरेडी उस एनर्जी में आ गई टू लेट आउट इन्फॉर्मेशन। अच्छा मुझे ये बताओ, इन्फॉर्मेशन से मिस्का ने मुझे अभी, क्योंकि सर्दियाँ चल रही थी और मैंने मिस्का को फ़ोन पे बोला कि यार मेरे बाल ड्राई फील हो रहे हैं, तो मिस्का ने कुछ किया मेरे लिए सैलून पे, वो क्या था? तो उस ट्रीटमेंट का नाम मेरे सैलून में स्मूथनिंग ट्रीटमेंट है। बेसिकली जैसे हम प्रोटीन्स और केराटिन ट्रीटमेंट्स अक्सर हम जाके स्ट्रेटनिंग करा लेते हैं और हम सही से चूज़ नहीं करते कि हमारे बालों के लिए क्या सही है, तो उससे आपकी एक ट्रीटमेंट भी रिज़ल्ट करती है डैमेज में और बाल ख़राब हो जाते हैं अक्सर। यू नो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो मुझे बताते हैं कि मैं ट्रीटमेंट के लिए गई बट मेरे बाल जल गए। सो दैट जस्ट शोज़ अस हाउ वी रियली डोंट चूज़ वाइजली कि आप पे क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब कोई भी सैलून आता है, जैसे आपके बाल जब मैंने लाइव देखे तो आई पिक्ड ट्रीटमेंट फॉर यू वेयर आई रियलाइज़ कि अब इसमें कोई भी केमिकल नहीं लग सकता, हमें सिर्फ आपके बाल रिपेयर करने हैं। सो आई चोज द स्मूथनिंग ट्रीटमेंट फॉर यू एंड दैट्स व्हाट आई डिड। उसके बेसिकली इंग्रेडिएंट्स, आपने हमेशा हर ट्रीटमेंट के इंग्रेडिएंट्स देखना बहुत ज़रूरी होता है। ओके तो जो ये ट्रीटमेंट थी इसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है, जो कि बहुत एक फेमस प्राइम इंग्रेडिएंट आजकल हर स्किन के लिए एग्जैक्टली स्किन के प्रोडक्ट्स में ज़्यादा नजर आता है। तो यू नो माय सिस्टर शी डज स्किन, शी ऑलवेज टॉक्स अबाउट hyaluronic acid for the skin. What it does is it sucks up all the moisture around you and puts it on the surface or wherever you put the hyaluronic acid. So just like that, इस ट्रीटमेंट के अंदर भी hyaluronic acid था, तो इसने सारा मॉइस्चर लेके आपके बालों के अंदर डाल दिया। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे इसका ये बताएं कि सर्दियों के अंदर एक दो जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि बालों के अंदर डेफिनेटली सबको नज़र आती हैं, एक तो ये कि जो स्प्लिट एंड्स होते हैं वो एक्स्ट्रा ज़्यादा दिखते हैं, यू सी देम मोर। आई डोंट नो कि ये क्या साइंस है इसके पीछे। गर्मियों में भी स्प्लिट एंड्स होते हैं बट यू डोंट सी देम एज मच एज यू सी देम इन द विंटर टाइम। आई फील लाइक द लेस मॉइस्चर देयर इज इन योर हेयर, उतने ही ज़्यादा आपको स्प्लिट एंड्स और ड्राइनेस नज़र आता है। और उसके अलावा जो चीज़ बालों को ड्राई और स्प्लिट एंड्स देती है वो ये कि हम आई गेस हम हॉट वाटर और गर्म पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो we're like you know just washing it too much with hot water, तो वो एक्सेसिव ऑयल मतलब बहुत ज़्यादा आपके बालों से जो शाफ्ट है उससे मॉइस्चर निकाल देता है। सो दैट्स जस्ट रियली बैड फॉर द हेयर। इवन दो इन समर्स जब हम यू नो कंपेरेटिवली कूलर वाटर यूज़ करते हैं, तो आई सजेस्ट टू ऑल माई क्लाइंट्स कि आप सिर्फ स्कैल्प पे शैम्पू करें, लेंस पे नहीं करना होता। यू प्रॉब्ली सीन लोग यूँ 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 करके शैम्पू कर रहे होते हैं, that is no that I am मैं भी ये कर रही होती हूँ। I do the exact same thing. You know what, there's a very good example। ये क्यों नहीं करना होता? नहीं, because you're not supposed to wash the lens.
मगर बाल तो सारे हैं ना, गंदे तो सारे होंगे। जितना शैम्पू आपके स्कैल्प से नीचे आता है दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर लेंस, जस्ट बाय द वे। तो आपने शैम्पू सिर्फ रूट्स पे करना है, स्पेशली इन द विंटर्स। ऑलराइट, पता नहीं था, बट थैंक यू फॉर दिस टिप। मिस्का कह रही हैं कि सर्दियों के अंदर शैम्पू सिर्फ स्कैल्प पे करना है, यहाँ नीचे टिप्स पे और एंड्स पे नहीं करना है। बाय द वे, अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं अपने बालों से मुतल्लिक, आपको कोई ट्रेंड जानना है कि इस साल सर्दियों में और प्लस अभी आगे स्प्रिंग आने वाला है तो क्या ट्रेंड चलेंगे बालों के मुतल्लिक, कलर, कट, व्हाटएवर, कोई भी सवाल है, इफ़ यू वरीड अबाउट योर हेयर, कॉल अस राइट नाउ। मिस्का आपके सवालों का जवाब देंगी। मिस्का, वैसे स्पीकिंग ऑफ ट्रेंड्स, मुझे बताएं कि यू नो सर्दियों के अंदर लोग बैंग्स कटवा लेते हैं बिकॉज दे बिकम मोर मैनेजेबल। तो इन टर्म्स ऑफ हेयर कट्स बहुत ज़्यादा इस तरह के कट होते हैं कि आपका फेस फ्रेम हो जाए, बिकॉज यू नो सबसे ज़्यादा विजुअली जब आप किसी को देखते हैं तो आप उनके बालों को रीड करते हैं सबसे पहले। I mean when I look at somebody, मैं सबसे पहले उनके बालों को देखती हूँ, right? Okay. So in the summers उसके अलग हेयर स्टाइल्स होते हैं और विंटर्स में अलग होते हैं। People try to stay more, look more cozy and covered up, तो उसके लिए ज़्यादातर thicker bangs चलती हैं या फिर आजकल कर्टन बैंग्स आर सो इन फैशन। एंड एग्जैक्टली व्हाट अ कर्टन बैंग इज़, ये भी मुझे मिस्का के सैलून सलीना के साथ जाके पता चला था कि इस चिड़िया को क्या कहते हैं। मगर अभी मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। मिस्का यही है जैसा मैंने बोला था, कॉल एंड यू कैन आस्क एंड टॉक अबाउट योर हेयर। हम लोग जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, थोड़ी सी और बातचीत होगी बालों के बारे में, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट के होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे मिस्का मानूर बैठी हुई हैं, बातचीत हो रही है हेयर स्टाइल्स के बारे में, हेयर ट्रेंड्स के बारे में। मिस्का, सर्दियों के अंदर इस साल व्हाट वाज द बिगेस्ट ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ कट्स? आई गेस यू नो जैसे हमने अभी बात की, बिकॉज इन पाकिस्तान हर किसी को थोड़ी लंबी लेंथ भी चाहिए होती है, एंड द बेस्ट वे टू चेंज योर स्टाइल इज़ विद बैंग्स। And these days, shaggy and curtain bangs are the most trendiest cuts, and you know what's going on. And I'll actually show everyone later today. करके भी दिखाएंगे। Was it a surprise? मैंने खराब कर दिया। नहीं, कोई सरप्राइज नहीं था। मिस्का बेसिकली अभी हमारे पास मॉडल भी आएंगी अगले पार्ट के अंदर, मिस्का काट के भी दिखाएंगी कि कर्टन बैंग्स कैसे दिखते हैं, क्या होते हैं, कौन से वाले किसको करने चाहिए। ये वाला सवाल बिकॉज हर एक ही तरह का साइज हर किसी के फेस पे सूट नहीं करता। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि यू नो व्हाट हैपेंस इज कि हम तस्वीर देखते हैं ऑफ सम सेलिब्रिटी और उसने ऐसे ऐसे करके करे होते हैं। बिकॉज यू नो sorry I'm cutting what you're saying, but 90% of my clients got curtain bangs this season, 90%, और वो they all walked out with something different. Okay. Because it was curtain bang, but it was done differently हर किसी के face के हिसाब से, you know. अगर for example किसी का चौड़ा शक्ल है, like a square, more like if somebody has like a rounder face or somebody has a like not a very strong jawline but they have a wider you know face around here, they need to be able to cover it, you know. Okay. तो उसमें ये होता है कि आपकी जो center curtain आता है वो shorter होगा थोड़ा सा, ठीक है, और जो sides पे आएगा वो long होगा ताकि ये सब cover हो जाए। Okay. You know what I'm saying? तो उसमें जो आपका you know graduation होती है वो थोड़ी सी steep होती है, यानी short to long। हाँ, तो उससे ये होता है कि आपका face थोड़ा long भी लगता है और कवर भी हो जाता है। And then there are people जिनकी छोटे शक्ल होते हैं with small foreheads. Should they ever do bangs? They should, they can, but it has to be very light. What do you mean light? Light as in आपका ये जो usually सबने देखा होगा जो फ्रिंज करवाते हुए एक एरिया ट्रायंगल निकालते हैं यूं करके, उसे फ्रिंज एरिया ही कहते हैं। उसको आप छोटा लें, अच्छा कम लें, यानी उसको इतना डेंस ना लें। you know there are a lot of people who come जो कि बहुत thick bang और fringe करवाते हैं, उनका literally यहाँ से हम triangle शुरू करते हैं, you know like the center of the head। but अगर किसी का छोटा सा face है
you don't want to overpower everything with your hair, you know, फिर आपको drag down करता है. So you can totally just use a smaller area. Okay. ज़बरदस्त. Yeah. अच्छा मुझे ये बताएं कि अब कलर के बारे में मैं पूछना चाहती हूँ. बालियाज was a word that we learned in the past year or two. Yes. हमें पता ही नहीं था पहले ये क्या होता है, but एकदम से it became like you know a popular thing. Is it like a winter one? Is it a summer one? Really, हर फैशन ट्रेंड जो है ना आपके सराउंडिंग में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है या नेचुरल ही कोई चीज़ होती है जिससे इंस्पिरेशन हम लेके और फिर करते हैं. और हम नहीं बल्कि बालियाज बहुत पहले से चलता आ रहा है. It's not a year or two old. It's actually inspired from sun-kissed hair. Okay. तो you know when you spend so many hours and so much time in the sun, तो आपके बाल कहीं कहीं से लाइट हो जाते हैं. तो इसलिए बालियाज is usually called sun-kissed hair या बालियाज. It's a free hand painting technique. उसमें कोई बैलेंस नहीं होता जैसे हाइलाइट्स और स्ट्रीक्स में होता है जहाँ पे बैलेंस निकालना पड़ता है. एग्जैक्टली. तो आपको अलग अलग हर जगह से मिलेगा, वो आपके फेस के हिसाब से होता है. ज़बरदस्त. हमारे साथ कॉलर भी हैं, किरण फ्रॉम फैसलाबाद. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम. आप बताएं, आप कैसी हैं रूज? ठीक ठाक, फिट फाट. जी, आप बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से. आपने जो कलर पहना वो बहुत खूबसूरत लग रहा है. थैंक यू सो मच किरण. मैं आपसे ये कहना चाह रही थी, आज का जो आपने टॉपिक रखा है ये बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन ये जो हेयर स्टाइल के बारे में बता रही है विंटर के हिसाब से बता रही है ना? जी बिल्कुल. मैं समझती हूँ कि मेरे चेहरे पे हर हेयर स्टाइल सूट होता है जो भी मैं बना दूँ. जबरदस्त. तो बहुत अच्छी बात है. एग्जैक्टली. जी ना, अब ये थोड़ी कि जौन सा आपके चेहरे पे अच्छा लगेगा आपने वही बना लिया. कोई बात नहीं, जैसा भी बना लो. मैं इस पे इतना इग्नोर नहीं करती. आप वैसे मैं जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी किरण जानना चाहती हूँ कि आपका चेहरा किस शेप का है? आपका ओवल है या राउंड है? मेरा लंबा चेहरा है. ओवल यानी कि हाँ, ओवल probably has more of a diamond long kind of face. तो मैं ये करती होती हूँ कि जब हेयर स्टाइल में अपना बनाती हूँ, वो पफ नहीं जिसे कहते हैं, दरमियान में से बाल उठा लेते हैं, मैं वो बनाती होती हूँ अपने लिए. अच्छा, पफ बनाती हैं यहाँ पर बीच में, वो जो यहाँ पर बाल उठाते हैं ऐसे? जी जबरदस्त. मैं मांग ये जो दरमियान में से निकाल लेते हैं, क्या कहते हैं इसे? जैसे मैम आप गेस्ट आई हैं, इन्होंने जो आज मांग जो निकालते हैं. हाँ जी, ये मांग जो निकालते हैं ना, मैं ये भी अगर निकाल लूँ और साइडों से कोई हेयर स्टाइल कर लूँ तो ये भी मैं समझती हूँ कि अच्छा लगता है. जबरदस्त. थैंक यू सो मच किरण आपका कॉल करने का. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप आप ना सिर्फ पॉजिटिव हैप्पी, बहुत पॉजिटिव एंड हैप्पी फोन कॉल. मतलब एंड आई लव द कॉन्फिडेंस. ऐसे ही होना चाहिए. यू नो, एक इनका फ़ोन कॉल से मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट याद आया जो कि मैं हर किसी को अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ कि आप जो भी करा लें, अगर आप उसे पुल ऑफ यानी इफ़ यू कैन कैरी इट वेल ना, तो वो आप पे वाकई में अच्छा लगने लगता है. बिकॉज यू नो, इवन माई सेल्फ एज अ हेयर ड्रेसर, आई डू कीप चेंजिंग माई स्टाइल्स. एंड एज अ हेयर ड्रेसर वी थिंक वेरी लेस अबाउट कि क्या सूट करेगा या नहीं. इट्स जस्ट वेरी सडन, यू जस्ट वांट टू चेंज एंड यू जस्ट डू इट. तो आई गेस आप किस तरह से उसे स्टाइल करते हैं और कैरी करते हैं ना, दैट confidence. जिस तरह किरण is confident about the way she looks, and I love that. By the way, किरण, जिंदगी भर ये confidence अपने साथ रखना, it's very very important. आपको जिंदगी में बहुत हेल्प करेगा. अच्छा, मुझे ये बताएं मिस्का कि अब मैं हेयर कट्स के बारे में जल्दी से बात करना चाहती हूँ. जिस तरह मेरा शक्ल है, I think it's a ovular face. Yeah, it's a longer face. So oval face. Oval face पे किस तरह के बाल कटने चाहिए? So you should always have long bangs, long layers. I was thinking about bangs, that's what I said. So हमेशा, you know, if you go like the mid length you have, or even longer hair, you can have it, but you always need layers. Okay. And always below the chin. Because if it's shorter, if it's shorter, it might not suit you very well, but you always need that shape below the chin. Okay. And it's gonna suit you really well. और अगर किसी की शक्ल जो है वो square है और slightly smaller, मतलब smaller तो नहीं, if it's a squarish face, तो फिर? So if somebody has a squarish face, first I will ask them कि आपको length क्या चाहिए.
अगर वो थोड़ा शॉर्टर पे जाना चाहते हैं तो उसके अलग कट्स होंगे, बट लेट्स टॉक अब मीडियम लेंथ, बिकॉज यूजली पीपल हेयर लाइक लॉन्ग टू मीडियम हेयर, एंड आई वुड रिकमेंड शी गोज़ फॉर सम बैंग्स दैट add softness around hair, and then they can continue to have the kind of layers they want. Also when I say layers, layers बहुत तरह की होती हैं, you know. हम यहाँ पे क्या करते हैं, हर कोई बस लेयर बोल देता है और वो बस एक ही तरह की हो जाती हैं, हालांकि लेयर्स की भी बहुत किस्में हैं. some fall like this, कुछ इस तरह से फॉल करती हैं, कुछ जो है ऐसे आती हैं. तो वो आप यूजली जब किसी का शेप बालों का आउटलाइन देखते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि कौन सी लेयर हुई हुई है. एंड नॉट मैनी पीपल नो अबाउट इट, वी जस्ट लुक एट दिस पार्ट, द इनसाइड पार्ट. बट जब आप किसी के बालों की आउटलाइन देखते हैं तब आपको पता चलता है कि किस तरह की लेयर हुई हुई है. ज़बरदस्त. अच्छा, और मुझे ये बताएं कि अगर किसी का डायमंड शेप फेस है, दैट्स द परफेक्ट शेप, यू कैन गो फॉर एनीथिंग, कुछ भी, जिस तरह किरण कह रही थी, एवरीथिंग सूट्स. सो यूजली आपको बताऊँ क्या ज़रूरत होती है देखने की, कि आप सिर्फ अपने ये जॉ को देख रहे होते हैं, आप अपनी चीक्स को नहीं देख रहे होते. अक्सर आपको देखना होता है कि आपकी चीक का शेप क्या है, यू नो, एंड दैट यू कैन डू व्हेन यू लुक ऑन द साइड इनटू द मिरर एंड यू कैन सी अगेन द आउटलाइन ऑफ योर फेस, एंड यू कैन सी अगर आपकी चीक थोड़ी हायर है या यूजली अंदर थोड़े होते हैं, राइट. सो इफ़ यू हैव हाई चीक बोन्स, you have different options of bangs and haircuts, और अगर आपके थोड़े से pressed in है तो उसके अलग होते हैं. Okay, that makes a lot of sense. Yeah, exactly. वरना आप like higher cheekbones with a bad haircut can make you look really awful. Yeah, your face look extremely different and pointed and sharp. तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा साइड से अपना फेस देख के फिर haircut choose करें. वो सिर्फ हेयर ड्रेसर ही कर सकते हैं. हमारे साथ रुखसाना है कॉल पे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं रुखसाना? जी मैं ठीक हूँ. जी रुखसाना, आज का आपका क्या सवाल है? मुझे ये सवाल पूछना है कि मैं काफ़ी अरसे से हेयर डाई यूज़ कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे बाल ड्राई, डल और केमिकली ट्रीटेड होने की वजह से डैमेज्ड हैं. तो मुझे उसके लिए क्या ट्रीटमेंट यूज़ करना चाहिए? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप क्या अमोनिया फ्री डाई यूज़ करती हैं या अमोनिया वाला? अमोनिया फ्री यूज़ करती हूँ. और कितना फ्रीक्वेंटली आप अपने बाल कलर करती हैं? ऑलमोस्ट एवरी 10-15 डेज. That's too much. Okay, all right. तो मिसका सवाल का जवाब, I'm sure कि इनके रूट्स निकल रहे होंगे. Yeah. So usually what happens is कि सबसे पहले तो इंश्योर करना ज़रूरी है कि आप जो डाई यूज़ कर रही हैं वो अमोनिया फ्री ही है, you know. कभी डब्बे पे लिखा हो तो दोस्त अमोनिया फ्री बड़ा. Yeah, but sometimes it's really not, because there are a lot of shampoos too, not just in Pakistan, around the world, जिसमें काफ़ी कंट्रोवर्शियल आजकल वो चली है, जिसपे सामने लिखा होगा सल्फेट फ्री, पीछे सल्फेट इंग्रेडिएंट में. तो जस्ट बी वेरी केयरफुल कि आप इंग्रेडिएंट्स चेक करें और देख रहे हैं कि वो अमोनिया फ्री एक्चुअली है, बिकॉज इफ इट्स अमोनिया फ्री देन यूजुअली इट डजंट ड्राई आउट योर हेयर. ओके. एंड या सो बेसिकली क्या करें? शी शुड गो फॉर द स्मूथनिंग ट्रीटमेंट इन शॉर्ट. Why it's the perfect one? Because जब आप बहुत ज़्यादा डाई करते हैं तो आपको मॉइस्चर बालों से कम हो जाता है. So she should do that, and once in a week she should go for a protein treatment. यानी कि प्रोटीन करें घर के ऊपर और स्मूथनिंग ट्रीटमेंट कराएं. और मेरी एक रिकमेंडेशन ये है कि कोई ऐसा शैम्पू इस्तेमाल करें, कम इनफ्रीक्वेंट करें शैम्पूज. जितना ज़्यादा करेंगे उतना जल्दी कलर जाता है, बाय द वे. दिस इज़ व्हाट आई हैव डिस्कवर्ड. तो ट्राई टू लिमिट योर शैम्पूज टू ट्वाइस अ वीक, और वो वाला शैम्पू खरीदें जो वो कलर ट्रीटेड हेयर वाला होता है. और अक्सर आप सैलून हर वीक नहीं जा सकते, so she can make her own DIY masks at home. Absolutely. And do it once a week for sure. हाँ, ज़बरदस्ती एक हफ्ते में एक दफ़ा तो लगा लें. हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आएंगे, हम इसका बाल काट के दिखाएंगे और मैं बताएंगी हमारे मॉडल के ऊपर कर्टन बैंग्स किस चिड़िया को कहते हैं, ये जानते हैं. इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मिस्का हमारे साथ हैं, हमें ज्वाइन किया है परीना अली ने जो हमारी मॉडल हैं यहाँ पर। मिस्का काट के दिखा रही हैं परीना के कर्टन बैंग्स। जी मिस्का। या सो आई एम गोना गो अहेड, इनके हम कर्टन बैंग्स करेंगे और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कैसे कर्टन बैंग्स कर। ओके, पहले आप हमें इनकी फेस की शेप बताएं कि what will the curtain bangs do for her face? We have the perfect model because I was talking about the cheeks, right? जी. So सबसे पहले if you look on that side, I don't know if you guys can get this. When I'm looking at her face, her cheeks are not too high, right? Yes. Her face has a shape, but then her cheeks are not too high. So I'm gonna make sure कि हम उनके face को थोड़ा सा और shape दे सकें हर तरह से, you know, not just the jawline. And apart from that, I'm gonna make contour. See, if you look at her hair like this, जब ये ऐसे रखे हुए हैं तो उनका face काफ़ी slim लग रहा है. But if you take all this away, you'll see her face is showing more, and we can totally work on this and make it more contoured, you know. Softer. Yeah. मैं आपको makeup से बचाने वाली हूँ. तो what I'm gonna do is I'm gonna take a medium section for her. ठीक है. ठीक है. And guys, please don't do this yourself. क्योंकि अगर खुद बैंग्स कट करनी है उसके अलग तरीके होते हैं. ये सिर्फ I'm glad मिस्का said this. ये खुद ना अटेम्प्ट करेगा तरीका है काटने का. ठीक है. So this is the kind of section I will take for her. If you look down a little bit, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका पॉइंट है. और ये एक मीडियम फ्रिंज है. ये बहुत ज़्यादा डेंस नहीं है क्योंकि अगर आपको बहुत थिक करनी है तो आप और पीछे जा सकते हैं. ठीक है. हमारे साथ कॉलर भी हैं शाजिया कराची से. अस्सलाम वालेकुम शाजिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग. और बहुत अच्छा शो हो रहा है, बहुत मजे का, एज यूजुअल इंफॉर्मेटिव, जो हमें सब कुछ सिखाता है. बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपके शो से. थैंक यू. आज तो मिस्का आई हुई है, बहुत जबरदस्त बता रही हैं. मेरे दो क्वेश्चन थे. एक तो ये था कि एक तो हेयर स्टाइलिंग तो बता रही, मतलब जो हेयर कट्स हैं, मुझे पूछा था विच हेयर कलर्स आर ट्रेंडिंग इन विंटर्स और इन वेडिंग, कमिंग वेडिंग. तो दूसरा सवाल ये है कि बालों की इंस्टेंट ग्लोइंग और शाइन लाने के लिए कोई टिप मिस्का देना चाहें तो जो कि हम घर पर बैठ के कर सकें. डन. थैंक यू सो मच शाजिया. जी मिस्का, ट्रेंडिंग हेयर कलर्स. Trending hair color, usually what's trending is what I like, okay, always. So what I like is a dark brown base color, and with that I always add 2-3 different shades of blonde and brown. तो आजकल सबसे ज़्यादा मेरे salon में तो वही trend कर रहा है. So you should also go for it. But for instant shine, she should take a spray or water bottle of cold water, like chilly cold water. फ्रिज से निकाल. Yeah, और उसके अंदर आपने थोड़ा सा apple cider vinegar डालना है, like 2 tablespoons. ठीक है. Depending on how much water there is, right? Okay. और फिर बालों में spray करना है, and then she can wash it off. कितनी देर बाद? 20 minutes. Not And that's bad. the best thing for instant shine. Okay, now I'm gonna cut her hair around here. ठीक है? इनकी जो कर्टन बैंग होगी, कर्टन बैंग हमेशा इस तरह से आती है जैसे कर्टन होता है. सही है. But the longest will be here, right? Because I want to cover her face. It's gonna be a little below her chin. ठीक है. And इसको straight नहीं काटूंगी, इसको थोड़ा सा इस तरह से कट करेंगे, like a curtain. Okay. And it's not over yet. Then I'm gonna subdivide इसको इस तरह से करके. And this hair will, अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके काटूंगी और थोड़ा सा और छोटा होगा. और जो हमारा लास्ट पीस होगा, that will tell us the actual length. अच्छा, दोबारा डिवीजन हो रही है. Yeah. Okay. ठीक है. जो सबसे शॉर्ट होगा वो इनके नोज तक इवेंचुअली आ जाएगा, राइट? सो देयर इज नो रूल फॉर कर्टन बैंग. इट्स रियली अप टू यू एंड योर क्लाइंट कि उनको कितना शॉर्ट जाना है या वो कितना जा सकते हैं. अच्छा, बैंग्स जो हैं कि आपके हेयर टेक्सचर पे भी डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर बाल किसी के कर्ली हैं तो बैंग ने ऊपर चढ़ जाना है जब फाइनली नेचुरल कर्ल आएगा. See, look at this first. Let me just show you guys the curtain bang. इसको अगर आप देखें तो ये short to long जाता है, और अभी हम इसको थोड़ा सा और blow dry और style करेंगे तो ये curtain bangs और नज़र आएंगी. इसको थोड़ा सा इस तरह से outward रखते हैं.
You can see her cheek is covered now. At the same time, she has a style. She can part it on the side. And if some days इनको इतना short नहीं चाहिए, थोड़े long वाले चाहिए, she can always just kind of stuff the center one inside. और लंबे वाला बाहर, लंबे वाले बाहर रख सकते हैं। ज़बरदस्त। तो ये काफ़ी ज़्यादा तरीक़ों से आप स्टाइल कर सकते हैं स्वेटर बैंग को। स्टाइल इसको कैसे करना है ये हम मिस्का से सीखेंगे अगले पार्ट के अंदर। फ़िलहाल जाना एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और मिस्का से देखेंगे कि स्टाइल कैसे होते हैं कर्टन बैंग। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट पर फर्स्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे पास यहाँ पर मेरी दोस्त मिस्का मानूर हैं मौजूद और वो कर्टन बैंग्स उन्होंने हमें काट के दिखाए थे ऑन परीना अली, हमारी जो मॉडल हैं। मिस्का मुझे ये बताएं कि अब आप स्टाइल कर रही हैं। यस। और मिस्का एक ये जो ये इसको क्या कहते हैं, सॉरी? इसको हम कर्लिंग आयरन कर्लिंग वॉन्ड कह सकते हैं, बड़ी बैरल की। या दिस इज़ लाइक अ 1.5 इंच बैरल इट लुक्स लाइक। ठीक है, अब हम कर्टन बैंग्स को स्टाइल करने के बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं, बट आई एम गोइंग टू शो द वन दैट्स द ईजीएस्ट, राइट? ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसको हमेशा डिवाइड करना है। जितना आप इसको डिवाइड करके स्टाइल करेंगे या कट करवाएंगे या करेंगे तो आपके बालों में टेक्सचर ज़्यादा आएगा, बॉडी ज़्यादा आएगी। तो हम इस कर्लिंग वॉन्ड को लेके पीछे की तरफ टर्न कर देंगे और इस तरह से मैं इसको पकड़ लूँगी। ऑलवेज यू नो मेक श्योर योर वॉन्ड इज़ नॉट टू हॉट कि आपके बाल अंदर से बर्न हो रहे हों। और फिर इसको क्लिप कर देना है लाइक दिस। ठीक है, सही है। इफ़ यू लेट द हेयर कूल इन द सेम पोजिशन तो वो मोल्ड हो जाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा बॉडी भी आ जाती है और वो फिर उसी तरह से रहते हैं। इसलिए तो वो लोग वो लगाते थे, वो क्या होते हैं? रोलर्स। या तो फिर से लेट्स डू इट वन मोर टाइम। आई एम गोइंग टू टेक दिस फॉरवर्ड क्लोज टू हर फेस। ठीक है। एंड देन आई जस्ट कर्ल दिस अपवर्ड। अब इसमें ऑलरेडी शेप आ गया बट स्टिल आई एम गोइंग टू मोल्ड इट बाय डूइंग दिस। आफ्टर 20-30 सेकेंड्स हम इसको खोल देंगे और फिर स्टाइल कर देंगे। ज़बरदस्त। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट विद कर्टन बैंग्स आई ऑलवेज थिंक कि या तो आप इनवर्ड रखें मगर वो बहुत ज़्यादा आपके फेस की तरफ आ जाता है, इट जस्ट लुक्स टू मच लाइक इट ड्रैग्स यू डाउन। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप अपनी लेयर्स को थोड़ा सा आउटवर्ड स्टाइल करें विद कर्टन बैंग्स। इट लुक्स गुड, लाइक इट मेक्स द हेयर लुक गुड। ठीक है। बाल अब इसको आपने किसी ब्रश से, अभी आई एम यूजिंग अ कोम, बट यूज़ अ ब्रश एंड ब्रश दिस डाउनवर्ड फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम एंड लेट इट गो लाइक दिस। ठीक है, फिर इसको आगे की तरफ पुश करना है एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दिस लुक्स। ज़बरदस्त। इसको हमेशा थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे पुश करना है आगे की तरफ। जितना ये यहाँ से करीब होगा इस तरह से उतना अच्छा लगेगा। ज़बरदस्त। यू नो, चरा ज़बरदस्त ज़बरदस्त, इट लुक्स फैबुलस। अच्छा, मुझे मिस्का ये बताएं कि किस एज पे जो डोंट होता है कि यू डोंट कट कर्टन बैंग्स? सो यूजली इट्स मोर देन द एज, इट्स अबाउट योर पर्सनल प्रेफरेंस। अगर आपको बाल you know, as we age, mostly women want to keep it tied or be able to clip it because they like hair away from their face, right? Okay. Mostly. So then you don't want curtain bangs क्योंकि वो निकलती रहेंगी, it will bother you, right? And apart from that, अगर आपके बाल बहुत frizzy हैं, then you don't want to do this because वो हमेशा बहुत मेसी लगेगा आपके फेस के अराउंड। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि किसी के बाल अगर फ्रिजी हैं या कर्ली हैं, उस इंसान को क्या ये कराना चाहिए बैंग?
that's what I said. It's not a complete no, but then it has to be longer and it has to be more textured. You know, that's another thing. For her, I can't do much because she has fine hair, right? And she has pretty much good frizz-free hair. But usually, अगर किसी के बाल बहुत frizzy हैं, तो what we do is we can do curtain bangs very light, and then we take the hair, and we just kind of do this. We texturize the hair. उससे लेंथ नहीं ख़त्म हो रही, पर आपके बालों में टेक्सचर आ गया, तो वो बहुत अच्छी तरह से डिवाइड हो जाते हैं बाल, बहुत ज़्यादा फ्रिजी नहीं लगते. दिस इज़ फॉर समबडी हु रियली वांट्स, बहुत बुरी तरह दिल चाह रहा है, मगर मतलब बाल इजाज़त नहीं देते. यूजुअली जिनके फ्रिजी बाल होते हैं वो अक्सर कहते हैं कि हम आगे से आयरन कर लेते हैं या आगे से ब्लो ड्राई कर लेते हैं, यू नो. एब्सोल्युटली. सो दे जस्ट स्टाइल द फ्रंट. फॉर देम इट्स परफेक्ट. यू कैन गेट बैंग्स and just style the front, but that has to be cut in this way. It has to be texturized. अच्छा, और मुझे ये बताएं कि as we grow older, बाल thin होना शुरू हो जाते हैं. Yes. So moving away from the bang का conversation. Yeah. With someone who and females के अंदर जो thinning होती है, much like males, it's इधर यहाँ up top होती है. That's exactly. Not so much at the back of your head. I see mostly कि you know यहाँ पर you thinning होती है. receive the hair from here, you know. Either it goes back or it starts to get less from around the हाँ, तो किस तरह का उस वक्त हेयर स्टाइल काटना चाहिए so that you know you don't look I feel like you know वो जो अभी आपने बोला ना, मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि उन्होंने जूड़ा बांधा होता है and you can see वो उसके अंदर मांगों में से कम बाल. First of all, Aruj, it's about the awareness. As soon as you realize that you know you can let go of the length because it's not suiting you anymore, that's the first thing. Because I also have clients and I know so many people जिनके बाल लंबे हैं और front से thinning हो रही है, but they don't want to let go of the length. So first of all, you should be open to more things, like you should go shorter so that your nutrition that your scalp can give, because obviously you're old, the nutrition is not the same, it's not gonna go everywhere. वो अपने आप को हर जगह divide नहीं कर सकता, right? So you need to cut it short and then go for a professional haircut, और उस जिसमें हम you know as a stylist we see कि किधर thinning हो रही है and we work on that with the cut. Yeah. नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आएंगे, मिस्का हमारे साथ हैं, थोड़ी सी और बातचीत करेंगे बालों के बारे में और विंटर के अंदर बालों के क्या क्या यू नो प्रॉब्लम्स होते हैं. मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. मेरे साथ यहाँ पे मिस्का मानूर बैठी हुई हैं, बाल के बारे में हमें यू नो बता रही हैं, एजुकेट कर रही हैं कि अपने बालों का क्या क्या ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या कट्स ले सकते हैं. और हमारे साथ परीना अली भी मौजूद हैं, हमारी ब्यूटीफुल मॉडल, जिनके बालों के ऊपर मिस्का ने कर्टन बैंग्स हमें काट के दिखाए हैं. मिस्का, मेरा आपसे जो भी सवाल था उसी की कंटिन्यूएशन. सो यू सेड कि अगर किसी की बाल फीमेल हेयर के अंदर थिनिंग हो रही है या तो फ्रंट से रिसीड कर रही है हेयर लाइन या यहाँ टॉप पे, एग्जैक्टली देयर थिनिंग, तो उसमें कट के साथ साथ एक और भी बहुत ज़्यादा अच्छी यूज़फुल टिप ये है कि आप कलर में भी जा सकते हैं. विद कलर यू कैन ऐड अ लॉट ऑफ विजुअल वॉल्यूम टू द हेयर, क्योंकि कट जो कलर डार्क होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, कलर में डायमेंशन होनी चाहिए. क्योंकि अगर आपके बाल वन डाई के होंगे वो हमेशा आपको यू नो यू कांट टेल. हाँ, और अगर उसमें 2-3 शेड्स और डायमेंशन होंगे तो वो आपको देखने में ही ऐसे लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा बाल हैं. सो व्हेन यू हैव थिनिंग हेयर और यू हैव टू थिक हेयर और टू थिन हेयर, यू कैन ऑलवेज पिक योर कलर. कम टू एन एक्सपर्ट, कम टू मी एंड आई कैन पिक द बेस्ट कलर फॉर यू, जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. इट्स मोर हेल्पफुल देन द कट. अच्छा, मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है कि जब भी मैं अपने बाल कलर कराती हूँ तो उसके बाद मुझे लगता है कि मेरे बाल थोड़े दिनों तक के लिए बहुत शाइनी होते हैं. हाँ, और जब वो कलर उतरने लगता है तो वो बहुत ऑफुल लगने लगता है. एग्जैक्टली. तो ये क्यों है और ये इसको So usually you तो have one dye, right? Yes. But usually people जिनके highlights या कोई बालियाज हुआ होता है, it's gone through lightning, और उसके ऊपर हम टोनर या कोई कलर जो भी लगाते हैं, सेमी या डेमी या परमानेंट कलर्स,
उसकी उसकी लाइफ होती है 60 to 70 वॉशेस, मैक्सिमम 120 वॉश। और जैसे जैसे वो वॉश होता जाता है उसका शाइन और जो एक्चुअल टोन होता है वो निकल जाता है। सो इट स्टार्ट्स टू लुक वेरी ड्राई एंड ब्रासी एंड वेरी एम्प्टी, बिकॉज इट लिटरली इज़ एम्प्टी। उससे हम सारा कलर निकाल चुके होते हैं और फिर उसमें हम टोनर के ज़रिए कलर डालते हैं, वो उतर जाता है, तो आपको बाल अपने बहुत खाली और ड्राई से लगते हैं। अच्छा, मैं परीना आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके बाल अच्छे लंबे लंबे हैं, कोई आप स्पेशल कुछ करती हो घर पर? ऑयलिंग जब से इस फील्ड में आए तो टाइम नहीं मिलता कि अपने ऊपर बंदा इतना वो करे। अच्छा, ये इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, ऑयलिंग से कोई फ़र्क पड़ता है? आई विल बैक हर अप व्हेन इट कम्स टू द ऑयलिंग। बेसिकली अगर आप समझें कि ऑयलिंग क्या करता है, आपके स्कैल्प में जितना सर्कुलेशन होगा उतने ज़्यादा हेल्दी आपके बाल होंगे। सो एवरी टाइम यू ऑयल इट, अगर सिर्फ आप ऑयल लगा भी दें तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको उसको मसाज करना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ फ्लिप योर हेड ओवर। आप अपने रूट बाल उल्टे करें, बाल उल्टे करें, सर नीचे करके, और फिर मसाज करें 4 से 5 मिनट, उससे कम नहीं, 4 मिनट एटलीस्ट। और ऑयल कोई स्पेशल टाइप का यूज़ करना चाहिए? बिकॉज मुझे पता है कि कभी कोई कहता है कि नहीं मस्टर्ड ऑयल लगाओ, कोई कहता है कि कोकोनट लगाओ, सो मैनी। तो माई पर्सनल रूल इज़ कि जब भी आप ऑयल यूज़ करें तो एक यूज़ करें, बहुत ज़्यादा उसमें मिक्स नहीं कर दें। जैसे कि मैंने पढ़ा है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स या फिर सुना ही है, वो बताते हैं कि भाई मेरी तो अम्मी या मेरी कोई आंटी हैं वो 12 तेल मिक्स करके लगाते हैं, हाँ। या वो बॉटल बना के दिया हम वो लगा रहे हैं। इट्स जस्ट टू मच फॉर द स्कैल्प टू टेक इन, एंड इवेंचुअली आपका क्या होता है, पोर्स क्लॉग करना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद आपको डैंड्रफ हो जाती है और हेयर फॉल हो जाता है। आपने सुना होगा अक्सर लोग कहते हैं मैं ऑयलिंग करती हूँ मेरे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। So always use something that's light and use one oil maximum, उसमें 2 मिक्स कर दें और उससे ज़्यादा नहीं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मिस का, आपका बहुत बहुत आने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच परीना, आपका भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ मेरे पास आज का टाइम इख्तिताम हो गया है। मैं ये कहना चाहती हूँ, मिस्का ने हमें बहुत सारे टिप्स दिए हैं टू नॉट जस्ट कट आवर हेयर, कलर आवर हेयर, बट जनरली लुक आफ्टर इट। बहुत सारी उसके अंदर लोगों को पता चल गया होगा। अ कपल ऑफ टिप्स दैट आई रियली फाउंड रियली हेल्पफुल एंड दैट आई वुड लाइक टू रिपीट। इन्होंने बोला कि अगर आपके बाल थिन हो रहे हैं तो कट plus color. So that's something to think about, because I feel like I see so many beautiful women, बहुत हसीन ख़वातीन, and then you see them up close and वो नज़र आ रही होती हैं gaps वगैरह। तो maybe that's something to look into. Go to a nice hairstylist and a colorist who can just fix that problem for you. Visual अच्छा लगना चाहिए, क्यों नहीं? And और confidence. Absolutely. Pull it off well, style your hair. ज़बरदस्त। कल जो है हमारा शो होगा, कल हम लोग वीकेंड वाइब्स, ऑब्वियसली जुम्मा आ रहा है तो वीकेंड वाइब्स होंगी। डीनो आएंगे कल हमारे साथ और हम उनसे बातचीत करेंगे, गाने शाने सुनेंगे। वैसे ही जब भी वो आते हैं सेट पे बड़ा मज़ा आता है, तो कल उनसे भी मुलाकात होगी। कल तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपने आप को प्लीज़ सेफ़ रखिए, मास्क पहनिए, वैक्सीनेट कराएँ, बी केयरफुल व्हेन यू गो आउट। मुझे और मेरी टीम को आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।